सदा खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाने पकाने में होशियार, सीने पर होने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन। मगर ना खूबसूरत थी, ना अमीर, ना चंचल। दिल को लभाने वाली कोई बात उसमें ना थी। बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती। उन्हें तिनकों की रसोई में बैठा देती और खुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरीर बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप जीवन राम नाथुमल वॉच मर्चेंट के यहाँ चांदनी चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी ना थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा ख्वामत मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता था, मुमकिन है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो सदा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सुकड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी कमगोई का अंदाजा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई बर घेर घार कर ही लाना होगा। मगर मुसीबत ये है कि इस तरह के बर बड़ा जहेज मांगते थे और उसकी हैसियत ऐसी ना थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा सा भी जहेज दे सके। जहन के भाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी को ही देखो, बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में 3रे दर्जे का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप को क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन्ड मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत खूबसूरत है और हमारी सधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी बर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह सधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे ना बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घिर चलकर सधा को देखने आ गया, मगर सधा उसे पसंद ना आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुआ चीचक मारा, ठंग नासा उस पर हकलाता था, जामन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और जहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सधा का बाप एक साइकिल तक ना दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सधा के बाप को मालूम न था कि उस बदसूरत ठंगने के इंकार पर खुद सधा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके भी 2 बरसों में जो 2 लड़के उसे देखने आए वो इनकार करके चले गए। इन सब की सधा किस कदर दिली दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि सधा के तखेल की उड़ान कितनी ऊंची और वसी है। अपनी तंग व तारीक सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को ना तो उसका बाप जीवन राम जानता था, ना उसकी माँ मघी जानती थी कि सधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी, जिस तरह लाल गदड़ी में छुपा रहता है। और ये तो हमारी रिवायत है, क्योंकि अपने मैले कुचले बनिए को देखकर कभी ये एहसास नहीं होता कि इस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसीलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए, शायद लोग इस पर हंसेंगे। और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज के सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहिनी देख लें तो धक से रह जाएं
और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह उछलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल की रॉकेट जहाज देख लें तो क्या हैरत में ना खो जाएं। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं और ठीक भी है। घर की धुली हुई शलवार और स्लोटों वाली सियाह कमीज पहनने वाली ऐसी लड़की को वो भला क्यों देखेंगे। तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। तूने कैसी लड़की जनी है। जीवंत राम कभी कभी मघी को सताने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीची रखती है, हर वक्त काम में जटी रहती है। उसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब कपूर साहब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर घर को गुलजार बनाए रखती हैं। और एक सदा जीवंत राम अखबार पटक कर चुप हो जाता। मघी भारा आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल उसके सामने रखती हुई कहती, इन बच्चियों की बात मत करो। इन बच्चियों का बाप सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपए घर लाता है। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज हैं और कपूर साहब की लड़कियां दिन में 2 सूट बदलती हैं। कभी ये भी सोचा है। जीवंत राम दांत पीस कर चुप हो जाता। उसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? उसकी बीवी हर वक्त निच्ची खसोटी सी क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग जहेज में स्कूटर मांगते हैं। बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब उन सवालों का कोई जवाब ना मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह ही पी जाना चाहिए। FA पास करा के जीवंत राम ने सदा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवामल वोल क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से ये भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज कितना साफ और खिला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी जबान में कभी कभी बदीसी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दापोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी बेला तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने तोताराम से पूछा। हाँ, तोताराम मन की खुशी से चहकते हुए बोला। अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? जीवंत राम ने मरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, तोताराम चला गया तो जीवंत राम ने बुरा सा मुंह बनाया और तोताराम की पतली आवाज की नकल करते हुए बोला, उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। चे। फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 साल गुजर गए। सदा अब आसिफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से ज्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई क्योंकि सदा घर में 100 रुपए लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। BA करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत जरा बेहतर होने पर जीवंत राम और मघी ने सदा के बर के लिए ज्यादा एतमाद से कोशिश शुरू कर दी थी। वो सदा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवंत राम एक लड़के के वालिदैन को स्कूटर का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का जहेज, जहेज की नकदी, जहेज का सोना, सारी ही जरूरी बातें तय हो गईं। तो मोती, जो लड़के का नाम था और वाकई शक्लो सूरत में मोती ही की तरह उजला और खूबसूरत था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुनघुरियाले बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई सदा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को पेश कर सकी। मोती चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी सादत मंदी से रुखसत हो गया। अपनी बहनों के साथ दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा। लड़की पसंद नहीं। उस रात सदा ना सो सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का खूबसूरत चेहरा और उसका बावकार जिस्म डोलता रहा था और रात भर मोती के हाथों का खफीफ सा लम्स
उसकी रूह को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं। मगी गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, और खुद तो बड़ा यूसुफ है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकोड़ा ऐसी नाक नहीं देखता और अपने हबशियों ऐसे घुंघरियाले बाल नहीं देखता, अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भैंगी थी, सफा भैंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी, सूरत की चुहिया लगती थी, तीसरी के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिए की बोरी के फोसड़े। लड़की पसंद नहीं। ये कहकर उसने इतने जोर से कढ़ाई में करची चलाई जैसे वो साग के बजाय उस लड़की को भून रही हो। सधा ने महसूस किया कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद दफ्तर वालों का भी ख्याल था कि सधा कुछ महसूस ही नहीं करती, बल्कि दफ्तर के काम के लिए निहायत मुनासिब लड़की है। ना किसी से इश्क करे, ना किसी को इश्क की तरकीब दे। दिन ब दिन उसकी आंखें मेली, होंठ सुकड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत ऐसी ठंडी और ठस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ खाने का इम्कान होने लगता था। क्लार्क आपस में चे मैगियां करते हुए कहते, जो आदमी सधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत ना होगी, इसलिए कि मौती के इनकार करने पर सधा के दिल पर क्या बीती ये तो किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जिंदगी में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम न था होता भी कैसे, और कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी ना सकती थी। उस दिन उसने दफ्तर में और टाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और भूरे रंग का पर्स झलाती हुई सामने आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। ये पार्क डेली गेट के सामने एक छोटा सा खामोश गोशा था। चंद पेड़ थे, चंद बेंचें थीं, चंद कित्ते थे घास के। उनके चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मगर आज यहाँ निस्बतन खामोशी थी। सधा हर रोज यहाँ आती थी और आधा पौना घंटा अकेले बैठकर ताज़ा दम होती थी। थोड़े अरसे के लिए अपने ख्यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे तन्हाई से डर ना लगता था, तन्हाई उसका वाहिद सहारा थी। अंधेरे से उसे डर ना लगता था, बल्कि अंधेरा उसका दोस्त था। गुंडों से उसे डर ना लगता था। जाने उसकी शख्सियत में कौन सी ऐसी बात थी कि गुंडे भी उसे दूर ही से सूंघ कर चल देते थे, कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान ना गई तो वो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था, वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही सफेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट लिए। उसके हाथ इतने ही खूबसूरत थे। सदा के हल्क में कोई चीज आके रुकने लगी, वो बोल ना सकी। मोती उसके करीब आके बैठ गया, इतना करीब कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से मिस हो रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें मेरी इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? सधा ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सधा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ता से सर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पहुंचते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था? मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हमक कर आ गया था, तुमने मेरे चेहरे का सिर्फ सपाटपन देखा, मेरे बच्चे का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो बात क्यों नहीं देखी जो जिंदगी भर तुम्हारे पांव धोते, और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर टांकने वाली थी? तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग ना देखा जो मैं तुम्हारे लिए बनना चाहती थी। मोती, तुमने मेरी हंसी ना सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे।
मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कंवारे जिस्म को अपने हाथों में लरसते होते नहीं देखा, तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सर मोती के कंधे पर था, और मोती अपनी गलती पर नादम इसके शानों को होले होले थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची, और जब उसकी माँ मघी ने उससे पूछा तो उसने कमाल लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झलाकर पलंग पर फेंक दिया और इस एतमाद से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सदा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। मघी ने अपने होंठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने खावंद की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरफ मुतवजा हो गया। जरूर कोई बात है, और सदा चौंका औरत है, इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है। ऐसा दोनों मियाँ बीवी ने उसी लम्हे सोच लिया। 8-10 रोज के बाद उस सुबह को और तकवीयत पहुंची जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सदा को देखने के लिए आया। उस लड़के की माँ मघी की बचपन की सहेली थी, और कैसे कैसे जतन और किस किस तरह के वास्ते देकर मघी ने उसे शीशे में उतारा था, ये सिर्फ मघी ही जानती थी। इसलिए जब उस मौके पर लड़के की बजाय सदा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले तो मघी अचंभे में रह गई, फिर उसके दिल में वो शुबह तकवीयत पकड़ता चला गया, जरूर कोई है। वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान तैयार करने लगी, और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सदा चुपके से आकर मघी से सब बात कह देगी। और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर सदा को घूरेगा, तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे बाला बाला ही अपने लिए बर पसंद कर लिया, निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक कटाने वाली। फिर वो मघी के समझाने बुझाने पर खुद ही नरम पड़ जाएगा, और आखिर में हुक्का गड़गड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो सदा के लिए बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं, मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सदा ने कुछ ना बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही, मगर वो जन्म जली कभी कुछ मुंह से ना फूटी। थक हार के उसकी माँ ने फिर 2-3 बर ढूंढे, मगर सदा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी बर जो उसके बाप ने ढूंढा वो एक रिंडवे हलवाई का था, जिसकी उम्र 40 से तजावुज कर चुकी थी। उस रोज शफक के ढलते हुए साइयों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में सदा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सदा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? सदा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में गोया। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे। सदा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो ना था, और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। मोती ने सदा के कानों में सरगोशी की, और सदा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगी, और थोड़ी देर के बाद उसने मोती की तेज तेज सांसों की आंच अपने चेहरे पर महसूस की, और अपनी गर्दन और रुखसार पर उसके बोसे बरसते हुए महसूस किए। कल कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम कहो। लवर्स लैंड में? कोटले में हूँ। कोटले में घोड़ों की नुमाइश हो रही है। मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी?
सदा हंसी। ओल्ड हॉल में अदीबों की नुमाइश है। ना बाबा, सदा ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सदा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे। बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है। मैं 2 टिकट खरीद रखूंगी। तुम ठीक 5:45 बजे वहां पहुंच जाना। टिकट मैं खरीद लूंगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना। मैं कब मना करती हूँ, मगर भूलना नहीं, कल शाम 5:45 बजे बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सदा ने 2 टिकट खरीद लिए और अब वो मोती का इंतजार कर रही थी। उसने एहतियातन आधा पाव चिलगोजे और एक छटांग किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे होका सा था। 5:45 हो गए, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए। नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियां थीं, लोगों की भीड़ थी, ख्वांचे वालों की बुलंद आवाजें थी, टांगे, मोटरों और रक्षाओं का हुजूम था और मोती हुजूम को पसंद नहीं करता था। अब वो उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। मोती बेहद हसास और नफासत पसंद था। 6:15 के करीब वो सिनेमा हॉल में जा बैठी। उसने अपनी साथ वाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया। चिलगोजों और किशमिश के लिफाफे भी होले होले हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। जब हॉल की रोशनियां गुल हो गईं और पिक्चर शुरू हो गई तो सदा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथी वाली सीट पर बैठ गया था। सदा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। सॉरी, मोती के लहजे में बेहद मलामत थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूँ, खाओ। मोती ने किशमिश के चंद दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सदा मुसरत का गहरा सांस लेकर तस्वीर देखने में मसरूफ हो गई। अब बातें करने का लम्हा ना था। वो महसूस कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है। वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपना सर उसके शाने पर रख देती। मोती सरगोशी में कहता, मेरे कंधे पर सर रखकर देखने से तुम्हें क्या नजर आता है? तस्वीर तो नजर आती ना होगी। वो तस्वीर नजर आती है जो उस हॉल में बैठा हुआ कोई आदमी नहीं देख सकता। सदा ने बड़ी गहरी मुसरत से कहा। आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स ने तब्दीली महसूस की। सदा की मेली मेली आंखें उजली होती गईं, सीने का उभार वाज़ेह होने लगा, कमर लचकने लगी और चाल में कूल्हों का मधुर भाव शामिल होता गया। वो दिन ब दिन हसीन और दिलकश होती गई। अब उसके कपड़े इंतहाई साफ सुथरे होते थे कम कीमत के, मगर बेहद उम्दा सिले हुए होते थे। सदा को ये तौफीक ना थी कि वो किसी अच्छे दर्जी के पास जा सके, मगर खुद ही उसने दर्जी का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई और नए लिबास की तराश और डिजाइन में उसका मुकाबला कर सकती थीं। मगर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो ये कपड़े खुद अपने हाथ से काट कर तैयार करती है। उसके दफ्तर की जब कोई दूसरी लड़की उसके लिबास की तारीफ करती तो सदा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती जहां सिर्फ अमीर तरीन फैशनेबल औरतों के कपड़े तैयार होते हैं, और उसके दफ्तर की लड़कियां जलकर खाक हो जाएं और सदा से रश्क और हसद के मिले जुले अंदाज में पूछती, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघरियाले हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं। सदा जवाब देती, क्या तनख्वाह लेता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती, 1200 तो तुम्हारी फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी एक फर्म में मैनेजर है। सदा जवाब देती, अरे हमें दिखाएगी नहीं, बस एक बार दिखा दे, हम देख तो लें कैसा है तुम्हारा वो। दिखा भी दूंगी, कहो तो दफ्तर में बुला के दिखा दूं। ये तो उसने यूं ही कह दिया था, वरना सदा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को ना दिखाती। उन लौंडियों का क्या भरोसा। मगर सदा ने दफ्तर में बुलाने की धमकी इस कामिल एतमाद से दे दी थी कि इससे आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों को ना हुई, और वो जल कर खामोश रह गईं। सदा का बूढ़ा बाप कड़ कड़ कर मर गया क्योंकि सदा शादी ना करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की मैगुइयां करते थे, और सदा का बाप अपनी बेटी को कुछ ना कह सकता था क्योंकि सदा जवान और बालिग थी और खुद मुख्तार भी थी। अब वो घर में 200 रुपए लाती थी। सदा का बाप मर गया और उसके मरने के बाद अगले चंद सालों में
सदा के भाइयों की शादियां हो गईं और वो लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपनी अपनी मुलाजिमतों के ठिकानों पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन बोजे की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी बेटी के कुंवारे पने के गम में सुलग सुलग कर मर गई और सदा इस गम में अकेली रह गई। चंद माह के बाद उसने वो घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस में पेइंग एक उम्दा मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगी। उसके रहने के हिस्से का दरवाजा अलग से बाहर खुलता था और अब वो अपनी नकलो हरकत में मुकम्मल खुद मुख्तार थी। अब वो 35 बरस की हो चुकी थी, मगर मुश्किल से 30 बरस की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए नाचते रहते। वो पहले से ज्यादा संजीदा और बावकार हो गई थी। वो स्टेनो भी हो गई थी। उसने बीए भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वो खुशहाल और आरामदेह और सुकून आमेज जिंदगी बसर कर रही थी। कई साल से वो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहागी बंदियां सजाती थी और लोगों को ये तो मालूम न था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका ख्वाबंद है, मगर लोग इतना जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें गुजारती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी वो है उसकी अपनी कुछ वजूद हैं जिनकी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हुई, मगर वो दोनों हर शाम की तन्हाइयों में मिलते हैं और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों तरफ नींद गालिब आ जाती है, उन गनूदगी से लबरेज लम्हों में कोई सदा के यहाँ आता है, होले से दरवाजा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था वो सदा से कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि सदा अब एक संजीदा और बावकार औरत बन चुकी थी और जिसके माथे पर सिंदूर का ये बड़ा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता है। वो शाम सदा की 40वीं सालगिरह की शाम थी और वो कई वजूद से सदा को कभी नहीं भूलती। सदा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई थी, जिस पर बाग की बजाय किसी खूबसूरत मंजर का शुबा होता था। शफक ने चोट खाई हुई औरत की तरह अपना मुंह छुपा लिया था और रात की सांवली जुल्फें उफक पर बिखेर दी थी। होले होले तारे नमूदार होने लगे। आज सदा बहुत खामोश थी। मोती भी चुपचाप सा था। वो अब भी उसी तरह खूबसूरत था जैसे जवानी में था। अब भी वो हर रोज उसी ब्राउन सूट में आकर सदा से मिलता था कि सदा का हुक्म यही था। उसे देखकर ये गुमान होता था कि मोती पर जिंदगी के भाव ने और वक्त के घाव ने ज्यादा निशान नहीं छोड़े। सिर्फ कनपट्टियों पर सफेद बाल आ गए हैं जो इस सूरत को और भी बावकार और वजीह बनाते थे। और वो एक छड़ी लेकर चलता था और उसकी 50वीं सालगिरह पर खुद सदा ने उसे तोहफे में दी थी, वरना उसके अलावा उसकी सूरत शक्ल में, किरदार और गुफ्तार में किसी तरह का फर्क न आया था। वो पहले ही की तरह इतना हसीन, दिलकश और दिल नवाज था कि उसे देखते ही सदा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी उसे देखकर सदा का दिल इतने जोर से धक धक करने लगा था जितना कि पहले रोज। मोती ने आहिस्ता से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? एक दफा इनकार करने के बाद सदा ने होले से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, सिर्फ मोहब्बत की जा सकती थी। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे? इतना जानने के लिए औरत का दिल चाहिए। मोती खामोश रहा। बहुत देर के बाद बोला, आज तो तुम 40 साल की हो चुकी हो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर सदा भी खामोश हो गई। इतनी देर खामोशी रही कि मोती को गमान गुजारा कि कहीं सदा अंदर ही अंदर रो रही है। सदा, उसने आहिस्ता से उसका शाना हिलाया। मैं सोच रही थी, सदा होले से बोली, तुमसे शादी ना करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ ना गुजारी हो? सोचो तो, कहाँ कहाँ हम नहीं गए। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचे? और जिस वक्त भी बुलाया, क्या उसी वक्त सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम रफाकत है तो वो मुझे हासिल है,
फिर ये भी सोचो कि इस तवील रफाकत में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा मेहरबान और मुस्कुराते हुए पाया। साल साल जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत हुई, उनके लम्स की गर्मी मैंने अपने जिस्म के रुएं रुएं में महसूस की। तुम्हारे फूल मेरी जुल्फों में रहे, तुम्हारे बोसे मेरे होठों पर, तुम्हारी वफा मेरे दिल में। क्या कोई औरत मोहब्बत में इससे ज्यादा पा सकती है? सदा ने एक गहरी मुसरत से अपने आप को मोती के बाजुओं में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे महसूस हुआ कि मोती के 2 बाजू नहीं बल्कि 4 बाजू हैं, बल्कि शायद 6 बाजू हैं, 8 बाजू हैं। और वो अपने जिस्मो जां के रगो रेशे में उसके बाजुओं को महसूस कर रही थी, जो उसे भंच कर अपने सीने से लगा रहे थे। और सदा ने अपने आप को उनके बाजुओं के सुपर्द कर दिया और अंदर ही अंदर इस तरह खिलती चली गई जैसे चांदनी के लम्ब से कली खिलकर फूल बन जाती है। जगमगाते तारों के झरमट में सब्ज झालरों वाले पेड़ों की ओट से चांद उभर आया था, और अब चांद उसके बालों में था, उसकी आंखों में था, उसके होठों में था, उसके दिल में था, और लहर दर लहर उसकी जोई खूह में रमा था। हाय मेरे मोतीचूर, मेरे मोतीचूर, मेरे मीठी लड्डू, मैं तो मर गई तेरे लिए। थोड़ी देर के बाद जब सदा ने आंखें खोली तो उसका पुरमुसरत गुनूदगी आमेज चेहरा बता रहा था कि इससे अभी अभी मोहब्बत की गई है। वो शाम, वो रात सदा को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात मुकम्मल थी और इन दोनों की जिंदगियां मुकम्मल थीं। जैसे वक्त और उम्र, चांद और आरजू सब एक साथ एक दायरे में मुकम्मल हो जाएं और जज्बे की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की जरूरत महसूस ना करे। ऐसे लम्हे कब किसी की जिंदगी में आते हैं, और जब आते हैं तो इस शिद्दत से अपना तासुर छोड़ जाते हैं कि इंसान महसूस करता है कि शायद मैं अब तक जिया ही इस लम्हे के लिए था। शायद कुछ इसी तरह सदा ने इस लम्हे में महसूस किया और फिर कभी इस तरह महसूस ना किया, क्योंकि इस वाक़े के चंद दिन बाद उसके दफ्तर का मैनेजर तब्दील हो गया और जो मैनेजर उसकी जगह आया उसे सदा सख्त नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बड़ा बदसूरत था, किसी जमाने में उसका रंग गोरा जरूर रहा होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा था और मोटी नाक पर मुसलसल शराब नोशी से नीली वर्दियों का जाल सा फैला था। और सदा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर हमेशा गुमान होता कि ये नाक नहीं, एक इंजीर है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे स्याह गड़े पड़ गए थे, सर के बाल उड़ गए थे, और जब वो बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मेंढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन आती थी सदा को उससे, लेकिन मुसीबत ये थी कि अब दफ्तर में इतने साल से काम करते करते वो हेड स्टेनो बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और उससे उसे इंतहाई कौफत होती थी। लेकिन इससे ज्यादा कौफत उसे ये सोचकर होती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी हो, मगर कहाँ जहन और हाफजे पर जोर देने से भी उसकी याद न आती थी। देखा होगा इस मरघले को कनाट पैलेस में चक्कर काटते हुए कहीं, सदा अपने आप को समझाती हुई कहती, मगर फिर कभी वही मैनेजर किसी फाइल को खुद उठाकर सदा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से ऐसी जंबिश करता कि सदा का ज़हन बेचैन हो जाता और वो सोचने लगती, कौन था वो, किससे उसकी ये हरकत मिलती है? क्या मेरे मरहूम बाप से, मेरे किसी भाई से? जैसे ये हरकत मुझे कुछ याद दिलाती हो, मगर क्या गौर करने पर भी वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सकती और फिर अपना काम करने लगती। मगर दिन भर उसके दिल में एक खलश सी होती रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए तो नए मैनेजर ने सदा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक केंट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा, और पहला पेग वो घटाघट चढ़ा गया। सदा उसे हैरत से देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने निहायत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से बाज रखा
और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि इस दफ्तर में सबसे पुरानी मुलाजिम तुम हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सदा चुप रही। तुम्हारा नाम सदा है ना? मैनेजर बड़ी बेचैनी से बोला। सदा बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर इसे क्या हुआ है? मेरा मतलब है। मैनेजर दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही सदा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सदा बड़ी तरश रोही से बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम भी फाइल में लिखा गया है। फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? वो तकरीबन उठते उठते बोली। बैठो बैठो, मैनेजर ने फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा। नहीं, वो गुस्से से बोली। तुम अपने बाप के साथ मोहल्ला जंदा में रहती थी ना? हाँ, मैं एक रोज तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी की थी। बुढ़े मैनेजर ने सदा से कहा, अब तुम एक खूबसूरत औरत बन चुकी हो, मगर जब तुम ऐसी ना थी, जब तुम एक मामूली सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे बातें भी की थी। कब कब? सदा बेचैनी से बोली। बुढ़ा मैनेजर देर तक सदा को देखता रहा। आखिर आहिस्ता से बोला, मैं मोती हूँ। सदा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा बदनसीब था जो तुमसे शादी ना की। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख ना सका, समझ ना सका। उन चंद लम्हों में कोई क्या जान सकता है, क्योंकि एक सूरत जिल्द के अंदर भी तो पोशीदा रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफेद चमड़ा भी, और उसके साथ एक मगरूर, बदमिजाज, जालिम और बेवफा तबीयत भी लाई थी। चंद सालों ही में मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बनाते थे और मैं सुनता था और पीता था और दूसरी औरतों के पास जाता था। फिर जहर बीमारी का और शराब का और नाकामी का और बेमहरी का मेरी रग रग में फैल गया और मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ ना कहूंगा, और उसे कहूं भी क्या? कसूर तो मेरा है, मेरी इन आंखों का जो तुम्हें पहचान न सकी। मेरी आंखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम मुझे किसी तरह माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मुझे तो मोहब्बत भी नहीं मिली जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वो कहे जा रहा था और वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, और उसकी जी चाहता था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो बूढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, खौफनाक बीमारियों का शिकार। अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो, मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी और तुम्हें मालूम तक ना हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे तस्वुर में खो दी और जिंदगी की हर बहार तुम्हारे ख्याल में गंवा दी और शबाब की हर मचलती हुई आरज़ू तुम्हारी एक निगाह के लिए लुटा दी। जिंदगी भर में सड़कों पर अकेली चलती रही, तुम्हारे साय के साथ अंधेरे पार्कों में बैठी रही, तुम्हारे तस्वुर के साथ मैंने खुद अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के तोहफे लिए, तुम्हारा जेवर पहना, अपनी मेहनत का खून करके सिनेमा देखा और अपने साथ की सीट खाली रखकर। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई और मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही दूर से बुलाते रहे और मैं किसी के पास ना गई। तुम्हारे ख्याल को हर से जाम बनाए हुए अपने कंवारपन की 40 साल आंखें, कान और होंठ बंद करके तुम्हारी आरज़ू में बता दिए थे मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ न मांगा, ना शादी का फेरा, ना सुहाग की रात, ना बच्चे का तबस्सुम, बस सिर्फ एक तस्वुर, एक झलक, एक अक्से रुख यार ही तुमसे मुस्तार लिया था, और तुम आज इसे भी जहन्नुम की चिता में जलाने के लिए मेरे शहर में चले आए हो। मगर सदा मोती से कुछ ना कह सकी। वो मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झिंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा। वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते, मगर उसने किसी की परवाह ना की और वो रोते हुए आग बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के करीब पहुंचकर वो ठटकी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए
मगर फिर उसने सोचा, बेसुध है, सब बेसुध है। मेरे ख्यालों का शहजादा अब वहां ना आएगा, अब वो कभी मेरे पास ना आएगा। जब वो ये कुछ सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला और सुहा की बिंदिया खुरच ली और पार की रेलिंग पर अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली, इस यकीन के साथ कि अब वो सारी उम्र के लिए बेवा हो चुकी है।